उत्ता। न्यूसेंस के साथ में पढ़ेंगे हम लोग ट्रेसपास, इसे कहते हैं अतिचार। ये भी आता है ये पढ़ लेंगे। दोनों में समानता, समानता क्या है सुनने आप लोग हमारी बात ठीक है ना। यहाँ दोनों में इक्वलिटी है। इक्वलिटी क्या है? दोनों लैंड से संबंधित है, भूमि से संबंधित दोनों में दोनों है। किसी व्यक्ति के भूमि में उसकी बिना अनुमति के आप प्रवेश करते हो, एंट्री करते हो तो ये ट्रेसपास होगा। अगर ये प्रवेश डायरेक्ट है तो ट्रेसपास है, अगर इनडायरेक्ट है तो न्यूसेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी के जमीन में पेड़ लगाते हो, वृक्ष लगाते हो, ये क्या है? ट्रेसपास है। लेकिन अगर पेड़ आप अपने जमीन में लगाते हो और पेड़ की टहनियाँ दूसरे की जमीन में चली जाती है, इट इज न्यूसेंस। यानी कि जो अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे वह ट्रेसपास है, और जो अप्रत्यक्ष रूप में प्रतीत होता हो वह न्यूसेंस है। क्लियर है? अगर आप अपने सीधा सा पढ़ना सीधा क्या इसका है, अगर आप अपने भूमि में अपने लैंड में आप पेड़ लगाते हो, वृक्ष लगाते हो और उसकी टहनियाँ दूसरे के लैंड में चली जाती है तो ये न्यूसेंस है। बट अगर आप दूसरे के लैंड में पेड़ लगाते हो तो क्या है? इसी तरह से आप किसी दूसरे व्यक्ति के दीवार में ईंट रोकते हो या उसकी हवा रोकते हो, प्रकाश रोकते हो, ये ट्रेसपास है। लेकिन अगर आप अपने जमीन पर से कोई पत्थर दूसरे की जमीन में फेंक रहे हो तो क्या है? न्यूसेंस। यानी कुल मिलाकर के जो चीजें डायरेक्ट है वो ट्रेसपास है और जो इनडायरेक्ट है वो न्यूसेंस। दोनों में एक अंतर और है कि ट्रेसपास सिर्फ कर देना ही अपने आप में डर है। आप किसी व्यक्ति के जमीन में भूमि में बिना अनुमति के प्रवेश कर गए तो ये अपने आप में डर होता है। लेकिन न्यूसेंस के लिए होना चाहिए वहाँ पर क्षति होनी चाहिए, डैमेज होनी चाहिए। यानी कि अगर क्षति नहीं हुआ है तो न्यूसेंस नहीं होगी। लेकिन ट्रेसपास में क्षति हो या ना हो, आपने ट्रेसपास कर दिया बिना उसकी अनुमति के उसके भूमि में प्रवेश कर दिया तो ट्रेसपास के अंदर लाभ के लिए आप लायक हो जाएगा। ठीक है? यहाँ अगर वृक्ष आप लगाते हैं और उसकी टहनियाँ दूसरे के जमीन में चली जाती है तो इससे कोई कंपनसेशन के लायक नहीं होगा तब तक जब तक कि उसके आराम, स्वास्थ्य, सुविधा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो। अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो न्यूसेंस होगा, अन्यथा न्यूसेंस नहीं होगा। क्लियर है? न्यूसेंस होने के लिए क्षति होनी जरूरी है और ट्रेसपास के लिए क्षति होना जरूरी नहीं है। ठीक है? न्यूसेंस दो प्रकार का होता है। न्यूसेंस दो प्रकार होता है। एक होता है पब्लिक न्यूसेंस, इसे लोक उत्ताप कहा जाता है, और दूसरा है प्राइवेट न्यूसेंस। इसे व्यक्तिगत या प्राइवेट भी कर सकते हो, उत्ताप कहा जाता है। या पब्लिक न्यूसेंस है या प्राइवेट? पब्लिक न्यूसेंस न्यूसेंस की बात बता दिया है। ठीक है? दोनों में अंतर बता दिया, क्या अंतर है न्यूसेंस में चल रहा है। ठीक है? न्यूसेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो पब्लिक हो गया, एक प्राइवेट हो गया। पब्लिक न्यूसेंस क्राइम है और आईपीसी के सेक्शन 268 में इसकी परिभाषा दी गई है और मैंने बताइए क्या करना है। यहाँ कोई उससे मतलब नहीं है क्योंकि ये क्राइम में चला है, मतलब है प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस के लिए इसेंशियल यह है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को बाधा व्यवहार होना चाहिए। न्यूसेंस ही पर्याप्त नहीं है, उसके न्यूसेंस जो किया है, जो न्यूसेंस नामक कृत्य किया है, उसके एक व्यक्ति के आराम, स्वास्थ्य, सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना चाहिए। यानी कि कोई बाधा पड़ा, कोई व्यवधान हुआ। एक पहला चीज है इसी प्रकार के इंटरफेरेंस हुआ उसके
ऐसी बाधा और व्यवधान से उसे किसी प्रकार की संपत्ति को हानि हुई हो, और तीसरा जिससे उसे आराम पास सुविधा को छपे। तीन चीजें इसेंशियल है। पहली बात एक तो सर उसको उसकी पॉलिसी न्यूसेंस कब होगा, प्राइवेट न्यूसेंस कि किसी प्रकार का अनरिजनेबल इंटरफेरेंस किया हो, अयुक्त बाधा उत्पन्न हो, या बाधा उत्पन्न से होने उसके संपत्ति के साथ किया गया, प्रॉपर्टी के साथ किया, और इस प्रॉपर्टी के साथ इस बाधा होने से उसको कोई क्षति। ये तीन चीजें हैं, नोट करो आप। पहला है आवश्यक प्राइवेट न्यूसेंस के आवश्यक प्राइवेट न्यूसेंस के आवश्यक बाधा है अयुक्त बाधा, अनरिजनेबल इंटरफेरेंस, अयुक्त बाधा या व्यवधान, अयुक्त अनरिजनेबल। दूसरा ऐसी बाधा प्रॉपर्टी के साथ होनी चाहिए। तीसरा डैमेज नहीं हुई है। ठीक है, और युक्त बाधा यानी कि किसी व्यक्ति से एक व्यक्ति को बाधा और व्यवधान हुआ, लेकिन प्रत्येक बाधा और व्यवधान न्यूसेंस नहीं होता, प्राइवेट न्यूसेंस नहीं होता। क्यों? अगर आपने अपना मकान रोड के किनारे बनाया हुआ है, सड़क के किनारे बनाया हुआ है, तो जो गाड़ियाँ जाती हैं, जो बस ट्रक जीप कार जाती हैं, उनके आवाज़ की वजह से, धुआं की वजह से, साउंड की वजह से आप डिस्टर्ब होते हो। आप ये नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट करना करके कि गाड़ियों को बंद कर दो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ बाधा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप बैठ के पढ़ रहे हो, एग्जाम का समय है, और पड़ोसी आपका जनरल में रेडियो सुन रहा, आप मना नहीं कर सकते, टीवी देख रहा है, मना नहीं कर सकते आप। ठीक है, यानी कि ऐसा बाधा व्यवधान इंटरफेरेंस जो आपको युक्त है, यानी बाधा व्यवधान अगर युक्त है तो क्या होगा, लायबिलिटी नहीं होगी, कोई लायबिलिटी नहीं होगी। अगर युक्त है तभी लायबिलिटी होगी, अन्यथा कोई लायबिलिटी नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है से बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा आपको। क्रिस्टी वर्सेस डेली, क्रिस्टी वर्सेस डेली का केस है। क्रिस्टी वर्सेस डेली, इस केस में ये हुआ था कि एक अध्यापक था जो संगीत म्यूजिक पढ़ाता था, संगीत का टीचर था, और बगल में उसका पड़ोसी जो है गाता था, लेकिन संगीत की आवाज़ से उसे डिस्टर्ब होते थे। उसने इसे सबक सिखाने के लिए जो थाली होती है, थाली को पीटना शुरू कर दिया, ये डिस्टर्ब हो, तो माना गया कि वह थाली में पीटा उसने न्यूसेंस किया, क्योंकि उसने जो बाधा व्यवधान किया अयुक्त था। अगर रिजनेबल होता तो लाइबल नहीं होता। ये जो संगीत पढ़ाता था रिजनेबल काम था, और उसने जो बाजा बजा अनरिजनेबल काम था, इसलिए वहाँ पर लाइबल। ठीक है, एक केस है, बहुत प्रॉपर केस है, तो याद जाएगा। दूसरा है दूसरे बात है संपत्ति को इसमें पहुँचाया, संपत्ति को क्षति पहुँची हो, जिससे उसके आराम स्वास्थ्य सुविधा को प्रतिकूल करवा। जैसे यहाँ से रोशनी आ रही है, रोशनी को बगल में दीवार बनाई कर दिया, क्या होगा, आपके कमरे में रोशनी आनी बंद हो गई, जिससे आपके आराम स्वास्थ्य सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर उसके विरुद्ध कंपनसेशन के लिए आप बात आ अपनी प्रॉपर्टी में लाना कर सकते, लीगल में भी, मतलब लीगल में भी लाना कर दी, लीगल में बचाओ बचाओ इस प्रकार से आराम
नहीं हुई है तो प्राइवेट इंश्योरेंस के अंतर्गत कोई लायबिलिटी नहीं होगी, क्षति होना जरूरी है। ठीक है, ये तीन चीजें। पहली चीज अयुक्त बाधा व्यवधान डाला हो, उसको मैं बता दें क्या होता है। इस बाधा व्यवधान से उसके संपत्ति को के साथ साथ उसके आराम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उसके हेल्थ पर, उसको जो हराम कर रहा हो उसके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता था। ठीक है, और तीसरा अंतिम जो बहुत नेसेसरी है, स्वास्थ्य से अलग करता है, वो है डैमेज। उसमें क्षति अवश्य होनी चाहिए, क्षति नहीं होगी तो प्राइवेट इंश्योरेंस के लिए कोई लायबिलिटी नहीं होगी। क्लियर है? अब आते हैं बचाव पे, उस व्यक्ति को बचाव मिल जाए। जैसे आप सोच रहे होंगे कि ये खारिज करा हुआ है, इसके पकड़ कर आपको मिल जाए और बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम प्रदूषण आती है, फिर बंद क्यों नहीं हो जाती है? इसके पीछे रीजन है, एक आता है चीरभोगाधिकार। प्रेस्क्रिप्टिव राइट्स। अगर प्रेस्क्रिप्टिव राइट में ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट भूमि पर, प्राइवेट जमीन है, उस पर लगातार 12 साल तक कोई काम करता रहा है और गवर्नमेंट की जो पब्लिक की भूमि है, गवर्नमेंट की भूमि है, उस पर लगातार 20 साल तक कोई वर्क करता रहा है, तो इसे प्रेस्क्रिप्टिव राइट मिल जाता है, चीरभोगाधिकार मिल जाता है और वह काम करने का इसे राइट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो काम वो कर रहा था। क्लियर है? अगर ये लगातार 12 वर्ष से प्राइवेट भूमि पर कर रहा है या अगर गवर्नमेंट की जमीन है 20 वर्ष तक कर रहा है, तो आप इंश्योरेंस के लिए, आप प्राइवेट इंश्योरेंस के लिए आप छूट नहीं फाइल कर सकते। 7 तक क्यों होता है? 7 20 से ऊपर जो भी हो जाए, 12 से ऊपर जो भी हो जाए, 12 से ऊपर जो भी होगा, 12 से नीचे होगा तो नहीं, आप वो प्रॉपर्टी का राइट है। 60 साल तक अगर गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कब्जा किए बैठे संपत्ति नहीं मिल जाएगी, वो तो आप अलग मुकदमा करो। ये जो रास्ता का प्रयोग कर रहा है या कोई चौक से कोई प्राइवेट लेकर ना वहाँ पर आता है। ठीक है, क्लियर है? ये ज्यादा टॉट का सब्जेक्ट है। अगर लीगल अथॉरिटी प्राप्त है, विधि के द्वारा अधिकार प्राप्त है किसी व्यक्ति को ऐसा काम करने के लिए, तो वहाँ भी बचाव मिला। एक दो डिफेंसेस से मिला प्राइवेट इंश्योरेंस, एक तो प्रेस्क्रिप्टिव राइट, चीरभोगाधिकार, दूसरा लीगल राइट, लीगल अथॉरिटी, विधि का अधिकार। क्लियर है? अगर कानून के द्वारा दिया गया है, कानून के द्वारा कहा गया है कि एक व्यक्ति यहीं पर प्रदूषण उत्पन्न करे, तो आप नहीं मना कर सकते। तो परमिशन दिए, सिंपल कर सकते, तो लाइसेंस दिया, परमिशन दिया तो कर सकते। इसी स्पीड से चलो ना, बढ़िया मजा आ रहा है। केस पास को मैंने बता दिया आपको, केस पास क्या होता है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा आते हैं केस पास। केस पास मैंने बताया कि अगर डायरेक्ट वे में अगर किया है, डायरेक्ट वे में अगर किसी व्यक्ति के साथ, किसी लेट के साथ हस्तक्षेप किया है तो केस पास होगा। अगर इनडायरेक्ट वे में करना है तो ये तो डायरेक्ट वाले में चलते हैं केस पास। केस पास में सबसे बड़ा बचाव ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को आपने लाइसेंस दिया हुआ, अनुमति दिया हुआ कि आप मेरे घर में बेडरूम में आओ या मेरे गेस्ट रूम में आओ और आगे चाय पी, और आपके गेस्ट रूम में या डाइनिंग रूम में आता है और आगे चाय पीता है, तो आप केस पास का मुकदमा नहीं कर सकते क्योंकि आपने लाइसेंस दिया हुआ। लेकिन बिना अनुमति के आपके आता है तो आप केस पास मुकदमा कर सकते हैं। डायरेक्ट अब प्रश्न कर रहा है केस है माधव विट्ठल का, माधव विट्ठल केस देखना किताब है, बता दे रहा माधव विट्ठल, माधव विट्ठल शुक्ला देखना किताब है।
केस में क्या हुआ था कि मकान मालिक ने किराएदार को अपना मकान दिया हुआ था किराया, कई मंजिली मकान थी। किराएदार मकान के नीचे जो बाउंड्री बनी हुई थी वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता, मगर मालिक ने कहा कि यहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए मैंने पुलिस परमिशन नहीं लिया है, इसलिए केस पास की देना है। कोर्ट ने कहा कि आपने मकान दिया है तो गाड़ी की परमिशन करने की अनुमति साथ में इंक्लूड थी, तो इसके लिए केस पास नहीं है। क्लियर है? मकान दिया हुआ है किराया पर, गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? गाड़ी वही खड़ी करेगा। तो जहाँ मकान दिया हुआ है तो खासा इनपुट ये भी है कि कोई सामान जो उसके साथ है वो भी रखेगा जहाँ रखने की जगह हो। ठीक है? जहाँ अलग अगर व्यवस्था बनाया तो अलग चीज़ है, लेकिन नहीं बनाया है तो जहाँ जगह है वहाँ रखेगा। क्लियर है? अरे एक ही लाइन है सर, आपको पता है इंटरैक्ट में बात करता है तो कुछ नहीं होगा। अगर इंटरैक्ट लाइन बात करता है तब तो कुछ नहीं होगा, वो तो टाइप करता है तो दूसरी चीज है कि केस पास पजेशन के विरुद्ध राइट देता है। अगर किसी व्यक्ति का पजेशन नहीं है किसी प्रॉपर्टी पर तो उसे केस पास करने का, केस पास का मुकदमा करने की राइट नहीं है। लेकिन अगर पजेशन गलत रूप में प्राप्त है, कब्जा गलत रूप में प्राप्त किया है, तभी मुकदमा केस पास का कर सकता है। यानी कि चाहे मालिक हो या नहीं जमीन का, अगर गलत कब्जा किया, अत्याचारी है, अगर दूसरा अत्याचारी उसको हटाना चाहता है तो वह मुकदमा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्रॉपर्टी एक ही है लेकिन इस पर कब्जा की किया हुआ है और सी इससे बड़ा टुकड़ा आ गया, कहा जब इसे हटा करके मैं इसके जमीन में कब्जा करूँ, तो सी अगर ऐसा करता है तो इसके विरुद्ध केस पास का मुकदमा कर सकता है, लेकिन मानव नहीं है क्योंकि केस पास जो है जो राइट देती है पजेशन के विरुद्ध देती है। अगर कब्जा आपके पास है तभी आप केस पास का मुकदमा कर सकते हो, चाहे आप स्वामी हो या ना हो, इससे कोई मतलब। ऑनरशिप डजंट मैटर, लेकिन हाँ, पोजेशन पोजेशन होना चाहिए। पोजेशन जिसका है वही केस पास के मुकदमा करेगा। क्लियर है? दूसरी चीज, यहाँ डैमेज हो या ना हो कोई मतलब नहीं होता है। अगर केस पास कर दिया बिना अनुमति के, आपने भूमि में आपने जमीन में प्रवेश कर दिया तो आपने केस पास का मुकदमा कर दिया। ठीक है? अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट केस पास एब इनिशियो। ये आपके एग्जाम में पूछता है हमेशा, केस पास एब इनिशियो। अनुमति से प्रवेश करते हो, उसकी अनुमति लेके प्रवेश करते हो, लेकिन वहाँ जब प्रवेश करते हो, एंट्री कर लेते हो, एंट्री करने के बाद कोई आप गलत करते हो, किसी के विरुद्ध कोई काम कर देते हो, तो आपका जो एंट्री है प्रारंभ से अवैध मानी जाएगी। प्रारंभ से ही आपका प्रवेश गलत माना जाएगा, इसी को आरंभता अत्याचार कहा जाएगा। यानी प्रारंभ जब आपने प्रवेश किया वहीं से आपका प्रवेश गलत। अगर आपने व्यक्ति को कहा तो मेरे घर पे आओ चाय पीने आया, यानी कि आपने उसे लाइसेंस दिया, अनुमति दिया कि मेरे घर पे आओ चाय पीने ही आपको गाली देना शुरू कर दिया या कुछ अन्य चोरी करना शुरू कर दिया या गलत उद्देश्य से आया था, तो उसका जो एंट्री प्रारंभ में हुआ था, प्रारंभ का एंट्री भी माना जाएगी क्योंकि उसका इंटेंशन गलत था, इसलिए उसका प्रवेश प्रारंभ से ही क्या है अधिचार। आरंभता ये नहीं कर सकता है मैं कहेंगे अनुमति से प्रवेश किया हो, केस पास इससे माना जाएगा उसे इधर केस पास किया हो। क्लियर है? ये से बहुत बड़ी बात है। 6 कारपेंटर ये सबको पता है? नहीं पता, नहीं पढ़ा, सबको पता है? नहीं पता। इस मामले में क्या हुआ था, 6 पढ़े थे, एक होटल में गए, शराब मंगाया और ब्रेड मंगाया। जब होटल वाले ने शराब और ब्रेड लेके
दे दिया, खाना खा लिया, पी लिया शराब, पीने के बाद बिना पैसा दिए चले गए। होटल वाले ने कहा कि इनका प्रवेश क्या था, प्रारंभ से ही क्योंकि इन्होंने पैसा न देने के उद्देश्य से यहाँ आए हुए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आरंभता आचार नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ आपका पैसा नहीं दिया, एक अलग कृत्य है, ये आरंभता विचार से नहीं मानेंगे। ठीक है, उसमें है ना पोजीशन में है ना, केस तो इसके अपोजिट में है। हाँ, अपोजिट में है, बचाव इम्पॉर्टेंट है कि पूछता है इसका एग्जाम में पूछ सकता है, और अगर केस पास है कि होता है इसका केस को लिखना ही होता है। यहाँ पर बड़ा ही जो है केस पास है कि दूसरों के लाइव नहीं होते, यानी केस पास के लाइव नहीं होते। ठीक है, दूसरा केस है इस पर गुड वर्सेस दैट मीटर। लिखो या गुड वर्सेस दैट मीटर। इस मामले में एक व्यक्ति गया और घोड़े की दौड़ देखने के लिए टिकट लिया, यानी कि टिकट लेना यानी कि लाइसेंस लिया उसने, मैं घोड़े की दौड़ देख सकता हूँ, आप रेस देख सकता हूँ। जब रेस देख ही रहा था तब तक वो दौड़ाऊ का स्वामी आया, कहा कि आप यहाँ से जाओ। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँ, तो टिकट लिया हूँ। उसने वो खा करके मैं नौकर का उतार बाहर फेंक दिया, आगे बाहर फेंक दिया। उसने कहा कि इसने जो है मेरे साथ गलत किया है और यहाँ के पास है कि स्कूल के लिए मालिक लाइव होगा। कोर्ट ने कहा कि नहीं, मेरे पास है कि स्कूल के लिए आप लाइव हो, क्योंकि जो भी मालिक ने मना कर दिया आपका वहाँ पर रुके रहना गलत हो गया और आप प्रारंभता अधिकार की दोषी हो। हाँ, ये डिसीजन की बहुत विरोध हुई और उसके बाद एक नया डिसीजन आया, नया आया 8% शिक्षण लिमिटेड, 8% शिक्षण लिमिटेड, 8% शिक्षण लिमिटेड। इस मामले में जो पहले डिसीजन दी गई थी इसको बदल दिया गया। इसमें क्या किया गया, एक व्यक्ति टिकट लिया और सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने चला गया। जब पिक्चर देख रहा था उसी बीच में सिनेमा हॉल में जो मालिक था उसे लगा कि टिकट नहीं लिया है, उसने कहा तो बाहर जाओ, पहले बाहर जाओ, मैं टिकट लिया। सिनेमा हॉल में मालिक उसे बाहर किया, तो सेम कंडीशन से हुआ था। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि केस पास है जिसको के लायक नहीं, क्योंकि टिकट लिया था 3 घंटे पिक्चर देखने के लिए और 3 घंटे के बीच आप नहीं हटा सकते। तो यहाँ पर प्रारंभता विचार नहीं उठाया गया और यही रूल अभी तक चला। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका केस पास। वाले वाला तो डिसीजन हो गया, तो सफर करना पड़ा था उसको। न्यूसेंस वाला बोलते अभी नीचे चलना है, जब आगे बढ़ना रास्ते में चलेगा, उसे नीचे चलना। ठीक है, नीचे चलना जल्दी जाना पड़ेगा। अब आते हैं स्टेट लाइब्रेरी। स्टेट लाइब्रेरी की थ्योरी है कि
भारत के लोग, भारत का संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है? तो यहाँ सावेन किसे माना गया है? भारतीय संविधान के अंदर प्रियम्बल में कहा गया है हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग क्या है? सावरेन, यानी गवर्नमेंट जो भी काम करेगी भारत की जनता से पूछ के काम करेगी, और होता भी यही है। गवर्नमेंट कि सभी व्यक्ति एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए होता है कुछ व्यक्ति को अपनी लिया जाता है कि आप मेरे यहाँ पर काम करें, यानी कि जनता अलग अलग पार्लियामेंट क्षेत्र में या लेजिस्लेटिव क्षेत्र में अपने प्रतिनिधि को चुनती है, एक व्यक्ति को चुनती है, और वो जाते हैं विधानसभा या संसद में। वहाँ जाने के बाद पार्टी में एक पार्टी होती है, पार्टी लाइन जुड़े होते हैं और पार्टी के नियमों को मानते हैं, फिर जाके मंत्रिमंडल में गठन होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो चीज़ें आप जानते हैं वो चीज़ें हैं। यानी कुल एक शासन चलता है यहाँ जनता के साथ, सावरेन है, हकीकत कुछ और है, लेकिन जो कानून का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य यही हमारी शासन किसकी होगी? जनता की होगी। और ये लोकतांत्रिक देश है, जनता के शासन होती भी है, और हमारी संसद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी। ये अलग है, लेकिन अगर आपको मुकदमा करना है जनता यानी भारत सरकार के ऊपर, इसे कहा जाता है यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ। भारत संघ के ऊपर कोई मुकदमा कर सकता है और भारत संघ उसके ऊपर मुकदमा ला सकता है, यानी कि भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया को एक स्टेट का दर्जा प्राप्त है। अब यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि स्टेट को कुछ राइट्स मिल गई, और वो राइट्स क्या है कि वह कुछ कर्मचारी उसके होते हैं, और कर्मचारी देश के हित में काम करते हैं। ये काम दो प्रकार होता है, एक तो गवर्नमेंट बिजनेस करती है और एक देश की रक्षा करती है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, इन्हें दोनों काम करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस भी करेगी और देश की जनता की रक्षा भी करेगी। देश की जनता की रक्षा के लिए जो काम करती है उसे सावरेन एक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो जो काम बिजनेस के लिए करती है, टैक्स लेना है या कोई अन्य काम करना है जो बिजनेस को उद्देश्य करती है, इसे सावरेन एक्ट नहीं करते। तो स्टेट लायबिलिटी की जो स्कीम है वह सावरेन एक्ट में, यानी कि कोई स्टेट अगर सावरेन काम करती है, संप्रभु काम करती है, तो उसको लायबिलिटी नहीं होती, ठीक है। अगर सावरेन कृत्य नहीं करती है तो वहाँ लायबिलिटी होगी, समझ ला लीजिए बात। यही है स्टेट लायबिलिटी की पूरी स्कीम, यानी कि गवर्नमेंट ऐसा काम करती है जो किसी कोई आम जनता नहीं कर सकता। आम जनता दूसरे की रक्षा नहीं कर सकती। सेना का काम है या कोई बम बनाना है, रेलवे का काम है, ये सावरेन काम सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, आम नागरिक प्राइवेटाइजेशन नहीं है, इसका बिजनेस नहीं है। इस काम को करने में अगर किसी व्यक्ति को डैमेज होता है, कोई व्यक्ति जोखिम होता है, क्षति होती है, तो गवर्नमेंट उत्तरदायी नहीं होती है। और आम काम करने में वहाँ पर गवर्नमेंट उत्तरदायी होगी जो बिजनेस से संबंधित रिलेटेड है। स्टेट लायबिलिटी क्लियर है, स्टेट लायबिलिटी का क्लियर हो गया। इसके दो भागों में बांटा गया, एक तो ब्रिटेन में और एक इंडिया में। एक ब्रिटिश काल में क्या थी और वर्तमान में इंडिया काल में क्या था। ब्रिटिश काल में प्रारंभ में रूल नहीं था, जो रूल मैंने अभी बताया, जो मुझे बताया, ये ब्रिटिश काल में नहीं पालन किया था, क्योंकि हमारे भारत का संविधान है, भारत के संविधान में लॉ ऑफ कार्ड से संबंधित कोई भी कानून नहीं बना है, लॉ ऑफ कार्ड से संबंधित कोई भी एक्ट नहीं बना। हमारी लॉ ऑफ कार्ड से संबंधित क्या डिसीजन जो डिपेंड करते हैं ब्रिटिश के कानून पर डिपेंड करते हैं, ब्रिटिश की जुडिशरी पर डिपेंड करते हैं। इस सिद्धांत पर हमारे यहाँ कोई भी एक्ट नहीं बना हुआ। तो भारतीय संविधान में यह उपबद्ध कर दिया गया है कि ऐसा कोई भी कृत्य जो हमारे उसके लिए कानून नहीं बना है, जो किसी ने कोई एक्ट नहीं बना है, वह यूनियन ऑफ इंडिया में वही लागू होगा तो ब्रिटिश कानून में जो चला, ब्रिटिश कानून में जो नियम चल रहे थे वही नियम को एडॉप्ट कर लेंगे। यानी कि लॉ ऑफ कार्ड के अंदर जो भी रूल है वो ब्रिटिश काल में जो लागू थे वो अभी लागू रहेंगे। ब्रिटिश काल में देखना पड़ेगा उस समय क्या रूल था। ब्रिटिश काल में उसमें रूल था कि अगर सावरेन कृत्य में कोई काम करता है या अनसावरेन कृत्य में कोई काम करता है, यानी कि संप्रभु काम करे या अनसंप्रभु कार्य करे, गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होती थी ब्रिटिश काल में। क्लियर है? जो मैंने थीम बताया आपको, एक थीम बताया कि सावरेन कृत्य करेगी अगर गवर्नमेंट की कर्मचारी, तो वहाँ लायबिलिटी नहीं होती। लेकिन ब्रिटिश काल में इसके उलट था
वहाँ सॉवरेन तीर्थ करे या अनसॉवरेन तीर्थ करे, वहाँ पर गवर्नमेंट लाइबल नहीं होती। एक केस है इसको सबसे पहले जो लागू किया गया था, P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हवाले। हवाले चलना होगा तो मैं चला इस केस में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट में कुछ गेस्ट हाउस होते हैं, गवर्नमेंट का हर जिलों में गेस्ट हाउस होता है जिसे डॉकयार्ड कहा, डॉकयार्ड। तो डॉकयार्ड के पास एक टेलीफोन का खंभा था, यहाँ पर कुछ कर्मचारी या सरकार गवर्नमेंट के इस मुद्दे को उठा रहे। यही बगल से बादी जो है, बादी कंपनी का एक मैनेजर था, अपने घोड़े से जा रहा। सर क्या है डॉकयार्ड? डॉकयार्ड एक जो गेस्ट हाउस होती है, गेस्ट हाउस को उसमें डॉकयार्ड कहा जाता है, गेस्ट हाउस नाम है। तो यहाँ एक टेलीफोन का खंभा नहीं, टेलीफोन का खंभा था, इसको जो है हटा रहे थे, गिरा रहे हैं। तभी बगल से ये जो बादी कंपनी है, स्टीम नेविगेशन कंपनी का, इसका मैनेजर जो था घोड़े के संग से जा रहा। अचानक इन्होंने उस पोल को गिरा दिया, जिसके वजह से घोड़ा भाग गया और वो पोल जो था घोड़े ना बिगड़ गई, जिसके कारण जो है बादी को चोटें लग गई। यहाँ पर इसने स्टेट लाइबिलिटी यानी कुछ कर्मचारियों के लिए के ऊपर बात दाखिल किया कि मुझे कंपनसेशन दिया जाए। न्यायालय ने कहा कि आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये काम स्टेट कर रही है। और आपने जो स्टूडेंट में पढ़ा होगा, किंग कैन डू नॉट ड्राउन, राजा कभी गलती नहीं करता। तो राजा तो कभी गलती करी नहीं सकता, तो आपको कहाँ से जाएगा फिर? तो इससे डैमेज नहीं मिला, ठीक है। लेकिन इस रूल की बहुत आलोचना हुई क्योंकि यहाँ जो गिरफ्तार किया जा रहा था वो सॉवरेन काम नहीं था। यहाँ जो पोल हटाने वाली काम थी, एक आम नागरिक का काम था। एक आम नागरिक पोल अपने घर से हटाता है, उसको सावधानी अगर आम नागरिक के दरवाजे से किसी का पोल गिरता और किसी कोई डैमेज होता तो क्या होता, लाइबिल होता नहीं होता, तो लाइबिल होता। तो यहाँ ये माना गया कि डिसीजन सही नहीं था और डिसीजन को बाद में चेंज कर दिया गया। और इंग्लैंड में भी वर्तमान में समय में इंग्लैंड में भी ये रूल है कि अगर सॉवरेन एक्ट है तभी लाइबिल नहीं होगा गवर्नमेंट, अन्यथा अनसॉवरेन एक्ट है तो प्रत्येक दशा में गवर्नमेंट लाइबिल होगी, ठीक है। इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट केस है कस्तूरी लाल वलियाला का केस। इसमें लाइबिल नहीं, इंडिया में जो केस है कस्तूरी लाल वलियाला जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, केस याद है किसी को? सर मेरे में वो केस खड़े होगा। मेरठ में 2004 का अमृतसर से वो अपना सोना और चांदी लेगा बेचने के लिए, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उसको रोक लिया गया वहाँ के लोकल पुलिस ने और उसको गिरफ्तार करके ले गई कि आप तस्कर हो, यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से बेचने आए हो। लेकिन बाद में जब उसको अपने एविडेंस दिए गए उसने तो उसको छोड़ दिया गया, लेकिन उसका सोना और चांदी वापसी नहीं दी गई। इस बात को उसने केस किया था। यहाँ तक ये बता, सोना चांदी में दूसरे दिन गया लेने के लिए, जब जवान उसे मिल गई दूसरे दिन से चांदी वापस कर दिया गया, तो सोना वापस नहीं किया गया। सोना
तो हेड कांस्टेबल वहाँ का जो थानेदार था वो लेकर के पाकिस्तान लग गया। मोहम्मद हमीद का हाँ, पाकिस्तान लेकर लग गया। तो जो सोना देने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर वादा है कि मेरा सोना 105 तोला सोना था, उस समय बहुत ज़्यादा रेट थी उसकी, उस सोने को वापस किया जाए। न्यायालय ने कहा कि ये सॉवरेन एक्ट था और आप यहाँ पर राज्य लायबल नहीं होगा, राज्य को लायबल नहीं ठहराया गया था यहाँ। तो सोना रखना काम सोना पुलिस वाले काम का, पुलिस वाले ने सोना रखा, ये सॉवरेन एक्ट है और लेके भाग गया हो जाना वहाँ गवर्नमेंट लाइबिलिटी नहीं ठहराया गया था, भले बाद में आता उसको पकड़ा जाता है। ये स्टेट लाइबिलिटी की थी। ठीक है, क्लियर है क्या? नाम बताना दोबारा केस का नाम। कस्तूरी लाल बलियाराम जैन वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। बलियाराम जैन बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बलियाराम जैन वो जो ना यूपी था ना पोजीशन स्टेट यूपी था, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं सकता यूपी में। स्टेट ऑफ यूपी तो वापस ऐसे डिसीजन लेंगे अगर एक चलिए ये तो आपका खत्म हो गया ना, आपके जो यूपी से खत्म हो गया, मिनट खत्म हो गया। लेकिन कुछ चीजें और पूछता है, जैसे ज्वाइंट लायबिलिटी, संयुक्त अपराधकर्ता, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। इसके अलावा पूछता है हमला प्रहार, असॉल्ट एंड बैटरी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, ये सब चीजें एक्स्ट्रा पूछता है। तो सबसे पहले एक एक चीजों को मैं टिप्पणी पूछता है, कार्टोट पूछता है, एक एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले आइए हमला। लीगल रेमेडीज में क्या आएगा सर? वही उसका नाम लिख दिया, ये पूछता है। सबसे पहले आता है हमला, असॉल्ट। हमला हमला का मेन चीज यह है कि जो वादी है उसके मन में युक्तियुक्त रूप से या आशंका उत्पन्न हो जाए कि वह व्यक्ति जो हमला किया है मेरे को मारने ही वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी व्यक्ति को डंडा दिखाते हो, मारा नहीं, सिर्फ डंडा दिखाया, भूसा दिखाया कि मारूंगा, ये क्या है? हमला। लेकिन सिर्फ डंडा दिखाना ही पर्याप्त नहीं है, होना यह चाहिए कि डंडा दिखाते समय उसके मन में यह भावना उत्पन्न हो जाए, ये इंटेंशन आ जाए कि अब मुझे मार ही देगा। अगर ये भावना नहीं आती है तो यह असॉल्ट नहीं है। असॉल्ट तभी होगा जब इस प्रकार से आशंका उत्पन्न हो जाए कि व्यक्ति को लगे या बाती को लगे कि वो मार ही देगा, ये असॉल्ट। ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति है ट्रेन से जा रहा है, दूसरा व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, जो ट्रेन पर जा रहा है वो डंडा दिखाए जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है मारूंगा, जबकि ट्रेन चल रही है, क्या हमला होगा? हमला नहीं होगा, क्योंकि मार ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रेन चले जब तक मारेगा ट्रेन आगे निकल जाएगा, तो ये हमला नहीं होगा। हमला वहाँ होगा जब व्यक्ति खुद से आशंका हो कि मार ही देगा। इसका केस है स्टीफेंस वर्सेस मार्क्स। स्टीफेंस वर्सेस मार्क्स का केस है। चला क्या हो? इस केस में क्या हुआ था कि एक कमेटी थी, 6 लोगों की कमेटी थी और उसका एक चेयरमैन। कमेटी आपस में मीटिंग कर रही थी और कमेटी का एक जो मेंबर था उसे कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि तुम बाहर जाओ, तुमने गलत काम किया या गलत आर्गुमेंट किया, तुम बाहर जाओ।
मेंबर जाने से मना किया तो इसने चेतावनी दिया कि बाहर निकलो, तो कहा कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा, उसके पहले तुम्हें कुर्सी से हटा दूंगा। और मुक्का उठाते हुए जानते हुए उसके चेयरमैन के पास पहुंचा और उसकी कुर्सी खींचने जा रहा था। तब तक दूसरे ने उसे पकड़ लिया, मारा नहीं तो कुर्सी ने टच किया, सिर्फ मूसा दिखाया और फिर कुर्सी को छूने जा रहा। क्या ये स्टार्ट होगा? यह स्टार्ट हुआ क्योंकि जो चेयरमैन था उसके मन में आशंका हो चुकी थी कि अगर दूसरा नहीं पकड़ता तो उसे मारता है। ठीक है, एक केस है। दूसरा आता है प्रहार, बैटरी। बैटरी प्रहार है, ये हमले का सेकंड रूप है। हमले में चेतावनी दिया, मार दूंगा, प्रहार में मार दिया। ठीक है, डन कर दो। मार दिया, इसमें चेतावनी दे रहा था, इसमें मार दिया। अगर आप उसके शरीर से, अगर क्रोध में कोई व्यक्ति है, इसकी थीम यह है कि अगर क्रोध में कोई व्यक्ति है, क्रोध में जो व्यक्ति है उसके शरीर से टच हो जाता है, उसका कपड़ा भी टच हो जाता है, तो यह बैटरी है। प्रहार क्रोध में होना चाहिए, यानी कि उसकी भावना जो होगी वह आवेश में होनी चाहिए। अगर जनरली आप किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हो, हाथ तो टच हो रहा है, लेकिन एक फ्रेंडशिप है, ये प्रहार नहीं है। आप किसी व्यक्ति को टूट देते हो तो ये प्रहार है। किसी लेडीज जो घूंघट हटाई उसे घूंघट को उठा देते हो, ये प्रहार है। किसी के ऊपर गर्म पानी फेंक देते हो, ये प्रहार है। ठीक है, यानी प्रहार में शरीर को टच होना चाहिए। हमले में शरीर टच नहीं होता, प्रहार में शरीर टच कर देता है, फिर प्रहार। ठीक है, लेकिन प्रेम पूर्वक या मित्रता पूर्वक किसी के शरीर को टच कर देना प्रहार नहीं। एक कैसे तो प्रताप दाजी versus PB and CI railway. PB and CI railway. इस मामले में क्या हुआ था कि जो कंपनी था उसने टिकट नहीं लिया था, बिना टिकट की रेलवे में यात्रा कर रहा था। टिकट जब टिकट चेक करने आया तो उसने कहा कि मैं टिकट नहीं ले पाया, भूल गया टिकट लेने से। टीटी ने कहा कि अगले स्टेशन उतर जाना, उसने नहीं उतरा। फिर अगला स्टेशन आया, वहाँ से नहीं उतरा था, टीटी उसे पकड़ के बाहर कर दिया। तो ये कहा कि इसने मुझे प्रहार किया, मुझे शरीर को पकड़ा है, मुझे टच कर दिया, ये प्रहार है। न्यायालय ने कहा कि प्रहार नहीं, क्योंकि इसने बिना लाइसेंस का ट्रेन में अनुमति किया है, इसलिए ये किसके लाइसेंस है? बिना लाइसेंस के ट्रेन में यात्रा कर रहा था, किस चीज के लाइसेंस होगा? पास हो गया, प्रेस पास के लिए लाइसेंस होगा। अगला है मिथ्या कारावास, खास इम्प्रिजमेंट। मिथ्या कारावास इम्प्रिजमेंट। मिथ्या कारावास होता है किसी व्यक्ति को झूठ मूठ के पास मतलब झूठा इम्प्रिजमेंट को करवा, झूठ मूठ के कैद कर देना, कमरे में बंद कर देना, या किसी दीवार में चारों तरफ दीवार बंद हो पैक कर देना। लेकिन इसमें एक चीज जो होती है, अगर वो किसी दिशा से निकल सकता है तो ये मिथ्या कारावास नहीं होगा, उसे चारों दिशाओं से पैक होना चाहिए। या एक व्यक्ति को पैक करो, कमरे में कर दो और बाहर की बंदूकधारी भी लगा दो, इस कमरे से बाहर निकाल तो गोली मार देना। ये तो कन्फाइनमेंट हो गया, ये परिरोध में आता है। ठीक है, कन्फाइनमेंट हो गया, मतलब राउंडफुल कन्फाइनमेंट होगा है। लेकिन आप यहाँ पर रात का तक इसे मिथ्या कारावास करते हैं। ठीक है, वहाँ तो सदोष आपने बिल्कुल सही कहा, सेक्शन 340 यहाँ ये चीजें है, सदोष पैडोल वाला चीज की कल्पना करो आप, वही चीज ये कर रहा है। अगर अवरोध है तो नहीं होगा, अवरोध मतलब
एक दिशा में जाने की उसे अनुमति होती है, और सदोष परियों को चारों तरफ से बंद कर दिया। यहाँ भी सेम कंडीशन है कि चारों तरफ से बंद किया है तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, मिथ्या कर्मवाद नहीं। लेकिन इसमें एक चीज और है, वहाँ जो सदोष परियोग वाला है वहाँ इंटेंशन देखा जाएगा, यहाँ इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। अगर चारों तरफ से बंद कर दिया है तो मिथ्या कर्मवाद के लायक होगा, भले उसका इंटेंशन कुछ भी रहा। लेकिन एक चीज यहाँ बचाव देती है प्रतिवादी को कि वादी को एक ज्ञान होनी चाहिए कि उसने उसे मिथ्या कर्म से बंद किया है। वादी को एक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान वाला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि केस है, केस कराने में उसी में जाऊँगा। हैरी वर्सेस ब्रायर, हैरी वर्सेस ब्रायर। हैरी वर्सेस ब्रायर, इस केस में क्या हुआ था कि एक लड़के की माँ कॉलेज में फीस जमा कर गया है। फीस जो है कुछ कम है, 100-200 रुपये कम होगा। कॉलेज का जो मैनेजमेंट था उसने कहा कि तुम्हारे बच्चे को तब तक नहीं जाने देंगे तब तक तुम 200 रुपये तुम जमा नहीं करोगे। ठीक है, महिला वही घर से 200 रुपये लेके आए, जमा कर कि बच्चे को उसके साथ छोड़ दिया गया। बाद में महिला ने हाथ मैनेजमेंट के लिए मुकदमा किया कॉलेज के ऊपर कि मेरे बच्चे को विद्या करवाना बंद कर रखा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कि बच्चा क्लास में पढ़ रहा था, उसे पता भी नहीं कि मुझे इस तरह की बात बाहर चल रही है, यानी कि बच्चे को ज्ञान नहीं है, तो ये माना गया ये बात में है। ठीक है, यहाँ वादी को ज्ञान होना जरूरी है। वादी को ज्ञान नहीं है तो लाइबिलिटी नहीं होगी। सर इसमें वादी तो उसकी मदर है, वादी मदर की बच्चा वो तो सर सफ़र कर रहा है बच्चा, तो सफर कर रहा है। लेकिन मेरी बात बच्चे के लिए बताता हूँ, टॉड में वादी वो होगा जो सफ़र करेगा, जिसको क्षति हुई है, क्षति समझा रहा है, लेकिन क्षति हुई है बात है। उसकी मदर ने कैसे दे दिया मुकदमा? मुकदमा तो कर देती है बच्चे के बिहार पर, आप सीधी से पढ़ोगे जान जाओगे कैसे करेंगे। इसी प्रकार से अगर अनलॉफुल आरोप किया, विधि विरुद्ध आरोप किया, इस पर हमने आर्टिकल 21 में आर्टिकल 22 बहुत से पढ़ा, इसका बिहार में रुद्र साहब एक सिंह के ये सब चीज़ें आप जान सकते हो कि बिना इनके अनुमति के या बिना विधि के उनको बंद कर दिया गया। तो कैसे आप जान सकते हैं रुद्र साहब से स्टेट ऑफ बिहार, रुद्र साहब से स्टेट ऑफ बिहार, इसी में रुद्र साहब से पढ़ा होगा तुम लोग आर्टिकल 21 रुद्र साहब से स्टेट ऑफ बिहार। रुद्र पानी के उधर बोलने वाला वो बोलता है तो बता सकते हो दूसरा कहते हैं एनसी पर स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, एनसी का से स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रुद्र साहब में क्या हुआ था, रुद्र साहब को जेल में बंद किया गया, लेकिन सेशन कोर्ट जो थी उसे जमानत दे दिया। जमानत होने के बाद भी जो जेल का अधिकारी था, जेल निरीक्षक था, उसे लगातार 14 वर्षों तक जेल में बंद रखा, यानी कि जमानत होने के बाद भी 14 वर्षों तक वो जेल में बंद रहा, उसको जमानत नहीं दी गई। ये अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट है, विधि विरुद्ध आरोप है, ये भी मिथ्या कर्मवाद में आएगा। ठीक है, दूसरा केस भीम सिंह बटे जम्मू एंड कश्मीर का है। भीम सिंह इसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर का एमएलए था, और किसी भी एमएलए को लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष जो भी होता है, जिसका मेंबर होता है, उसके अनुमति के बिना नहीं बंद कर सकते। बिना अनुमति के उठा के उसे बंद कर दिया गया था भीम सिंह को, ये भी मिथ्या कर्मवाद के तहत आएगा। ठीक है, बिना अनुमति के, बिना अनुमति के, जैसे कि कोई विधानसभा में मेंबर है, विधायक है, तो विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन ली जाती है इसे गिरफ्तार करने के बाद, या लोकसभा का मेंबर तो लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन ली जाती है। बिना परमिशन के बंद कर दिया तो यह भी मिथ्या कर्मवाद के तहत आएगा, और जिसने बंद किया पुलिस अधिकारी लाइक होगा। क्या कहेंगे भाई? क्या
क्लास ले लेना सर, 4 वाली ले लेना, हाँ 4 बजे वाली ले लेना, तो फिर हम आएंगे नहीं ना। हो गया एक वो स्मॉल शॉर्टकट लेक्चर उस पर दे देना सर, क्या है आपको क्या खराब होने वाली है। रेड बुक मंगा देते हैं, चलो खराश साफ करते हो। सर इनके जो डॉक्टर ने बताया था ये उसने आराम अब इसके बाद जो है किसी को कोई दिक्कत होती हो लाभ कार्ड में तो पर्सनली मुझसे पूछ सकता हूँ, ठीक है। फोन नंबर सबके पास है मेरा, कॉलेज वाला नंबर मेरे पास है, कॉलेज वाला नंबर लेने में उससे बात कर सकता है लाभ कार्ड। सर एक बार लिख दीजिए नंबर नहीं कॉलेज का नंबर है, कॉलेज का नंबर सलेहा वाला नंबर, वो नंबर मेरे पास है। वो सबके बाद सलेहा वाला ही देगा वैसे, तीसरा तो बताइए। चलो और किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लेगा, ठीक है। सर उसमें देख लेना 4 बजे का हो जाता है, कब